नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, गीतांजलि विद्यालय में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम एक कहानी पढ़ने वाले हैं। जो आधी कहानी तो हम अगले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। कक्षा 9 में हम हिंदी विषय में न्यायमंत्री नामक कहानी पढ़ रहे थे। पहले भाग में हमने आधी कहानी पढ़ी। कहानी का श्री सुदर्शन का परिचय लिया। आज हम पूरी कहानी पढ़ेंगे। आज मैं पूरी कहानी के ढांचे आपके सामने लिखे हुए हैं। साथ ही साथ में इस कहानी में आज जो हम पढ़ने वाले हैं, इसमें जो मुहावरे आते हैं वो भी मैंने लिखे, क्योंकि परीक्षा में मुहावरे फर्जियात आते हैं। मुहावरे का अर्थ लेकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, ऐसा ग्रामर का प्रश्न आता है। तो साथ साथ हम ये लिखते जाते तो हमें परीक्षा में कोई कठिनाई नहीं होगी। मित्रों, भाग 1 में हमने जो कहानी पढ़ी उसका थोड़ा रिवीजन हम करेंगे। संक्षिप्त में इस ढांचे के आधार पर कल अगले बार जब हम कहानी पढ़ी थी उसको समझेंगे। तो कहानी की कथा वस्तु एक शिशुपाल के आधार पर है। तो शिशुपाल कहानी का नायक कहा जा सकता है। कहानी कुछ इस तरह की है कि सम्राट अशोक के दरबार में एक ऐसा न्यायमंत्री है जो खूब अच्छी तरह से न्याय करता है। उसका नाम है शिशुपाल। तो हम कहानी फिर से संक्षिप्त में पढ़ेंगे। पहला ढांचा है शिशुपाल के घर योग का आगमन। तो हमने पढ़ा था कि शिशुपाल के घर सामने एक नवयुवक आता है। शिशुपाल के घर आकर दरवाजा खटखटाता है। शिशुपाल उसको अंदर बुलाता है, उसका आदर सत्कार करता है और दोनों साथ में बैठते हैं। दूसरा ढांचा है राज्य में फैले अन्याय की चर्चा। जब दोनों साथ बैठकर कुछ चर्चा करते हैं तो शिशुपाल और जो अतिथि आया हुआ था वो दोनों राज्य में जो अन्याय फैल चुका था उसके बारे में चर्चा करते थे। शिशुपाल कहता था कि राज्य में अन्याय हो रहा है, जबकि जो अतिथि था वो कहता था कि बोलना सरल है और करना कुछ कठिन है। तब शिशुपाल कहता है कि अगर मुझे अवसर मिलेगा तो मैं न्यायमंत्री बन के दिखाऊंगा, अच्छा न्याय करके दिखाऊंगा। अगला टॉपिक है शिशुपाल का न्यायमंत्री बनना। जो सम्राट अशोक खुद एक अतिथि बनकर शिशुपाल के घर यहाँ आए थे, वो जब वापस जाते हैं दूसरे दिन कुछ दिनों बाद शिशुपाल को सिपाही बुलाने आते हैं। शिशुपाल जाता है, सम्राट अशोक को देखकर घबरा जाता है। फिर उनको शिशुपाल को न्यायमंत्री बनाया। शिशुपाल ने एक बार कहा था कि अगर अवसर मिलेगा तो मैं बता दूंगा कि न्याय कैसा होता है। तो इस तरह सम्राट अशोक ने अपने राजमुद्रा लेकर शिशुपाल को अपने दरबार का न्यायमंत्री बनाया और शिशुपाल को न्यायमंत्री बनने का अवसर भी मिला। चारों ओर शिशुपाल के न्याय की चर्चा होने लगी, उसकी प्रशंसा होने लगी। लोग निडर होकर रहने लगे, अपने दरवाजे तक खुले छोड़ने लगे, क्योंकि न्याय की व्यवस्था ही कुछ ऐसी थी कि किसी को किसी का भय नहीं था, डर नहीं था। तो इस तरह जब शिशुपाल को न्यायमंत्री बनने का मौका मिला तो उसने चारों ओर अपना डंका बजा दिया। अगला टॉपिक है स्वयं सम्राट की अपराध। अब हम देखेंगे कि स्वयं सम्राट की अपराध कैसे। तो एक बार एक पहरेदार की हत्या होती है, उसका
गुनहगार, उसका दोषी स्वयं सम्राट अशोक ही। शिशुपाल सोच विचार करके सम्राट अशोक की गिरफ्तारी का हुक्म देते हैं। सम्राट अशोक को गिरफ्तार किया जाता है और शिशुपाल को जब न्याय करने का मौका मिलता है तो बहुत सोच विचार करके शिशुपाल राजा को दंड देना धर्म नहीं, धर्म में राजा को दंड देना पाप है और अपराधी को दंड देना उनका फर्ज था। तो वो क्या करें? अगर वो कर्तव्य निभाए तो धर्म का अपमान होता है, तो कर्तव्य और धर्म के बीच में वो उलझ जाता है। फिर भी वो अपनी बुद्धि चातुर्यता से सोच विचार करके राजा की जगह सम्राट अशोक की जगह सोने की मूर्ति जो सम्राट अशोक की बने रहते उसको फांसी देता है। इसका मतलब कि वो अपना न्याय करता है और राजा को फांसी न देकर वो अपना धर्म के प्रति कर्तव्य भी बजा सकता है। आखिर में न्यायमंत्री की जयकार और इस तरह की अच्छी न्याय व्यवस्था के कारण उसकी चारों ओर से जयकार होती है। अब हम कहानी आगे बढ़ेगी जब तक जहां तक हमने कहानी छोड़ी थी। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। कुछ दिनों बाद शिशुपाल न्यायमंत्री बना, अच्छी तरह से न्याय व्यवस्था चल रही थी। लोग खुश थे, राजा भी खुश थे कि नहीं अब न्याय व्यवस्था अच्छी है, किसी को किसी का भय नहीं था। फिर अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि एक रात को किसी पहरेदार की किसी ने हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों ओर फैली। सुबह होते ही चारों ओर बात फैली कि आज रात को किसी ने पहरेदार का खून कर दिया। सब लोग सोच में पड़ गए कि इतनी अच्छी न्याय व्यवस्था होने के कारण यह हत्या कैसे हुई, कौन हो सकता है हत्या। लोग बड़े हैरान थे। इतनी न्याय व्यवस्था अच्छी होने के कारण भी अगर किसी की हत्या होती है तो स्वाभाविक है कि लोगों में हैरानी होगी, लोग परेशान हो गए। शिशुपाल की तो नींद उड़ जाना मतलब बहुत चिंतित होना। नींद उड़ जाना कोई मुहावरा है, उसका अर्थ है बहुत चिंतित होना। शिशुपाल चिंता में आ गया कि ये क्या हुआ। चारों ओर में न्याय व्यवस्था की चर्चा हो रही है, लोग इतने सारे खुश हैं। फिर अचानक क्या अपराधी कौन हो सकता है, उस अपराधी को ढूंढना पड़ेगा। इस तरह वो चिंतित हो गए, उसकी नींद उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात के दिन कर दिया और शिशुपाल खाना पीना छोड़ दिया, रात में नहीं करना, खाना पीना छोड़कर रात में नहीं करके यानी कड़ी मेहनत करके अपराधी को पकड़ने के लिए उसने बहुत परिश्रम किया, बहुत मेहनत की। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आश्चर्य का ठिकाना न रहा मतलब कि बहुत आश्चर्य हुआ। कड़ी मेहनत करने के बाद शिशुपाल को पता चल गया कि इस पहरेदार की हत्या किसने की है। लेकिन जब उसे पता चला कि पहरेदार कोई और नहीं बल्कि खुद सम्राट अशोक है तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि एक सम्राट होने के बावजूद उसने एक काम क्यों किया, उसकी हत्या क्यों की, उसे बहुत आश्चर्य हुआ। स्वयं सम्राट ने उसे पहरेदार की हत्या की थी, स्वयं सम्राट ने इस पहरेदार की हत्या कर दी थी। स्वयं सम्राट ने हत्या कर दी थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन था। स्वयं राजा को अपराधी घोषित करना वो मुश्किल काम था। शिशुपाल करेगी तो क्या करे। एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरे ओर सम्राट के सेवक। शिशुपाल अपने कर्तव्य के बीच उलझ गई। वो क्या करे, एक तरफ वो न्याय मंत्री था,
यानी कि उसकी न्याय व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि अब वो अन्याय नहीं कर सकता। अपनी न्याय व्यवस्था इसी तरह बनाए रखने के लिए शिशुपाल को राजा की गिरफ्तारी करनी ही चाहिए, लेकिन एक तरफ वो राजा का सेवक था, राजा का नौकर था, तो नौकर होकर अपने स्वामी की गिरफ्तारी कैसे कर सकता है? वो अपने कर्तव्यों के बीच उलझ गया। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और असाधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता, और न्याय राजा और रंग दोनों में समान होता है। न्याय में राजा देखता है ना रंग देखता है, न्याय के आगे सब समान है। तो शिशुपाल ने सोचा कि मैं न्याय मंत्री हूं और मेरी आंखों में, मेरी दृष्टि से कोई साधारण व्यक्ति हो या स्वयं सम्राट अशोक हो, लेकिन मेरे दृष्टि में अपराधी होता है। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। शिशुपाल अपने दरबार में आए। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। सम्राट अशोक तो अपनी जगह के सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? स्वयं सम्राट के अपराधी था। सम्राट ने शिशुपाल को पूछा कि हे न्याय मंत्री, हे शिशुपाल, क्या पहरेदार की हत्या करने वाला गुनहगार जो अपराधी पकड़ा गया, उसका कुछ पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक अपने निडरता से साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया, हाँ पता चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो, उसे हाजिर करो। सम्राट ने कहा, अगर आपको पता चल गया कि इस गुनहगार ने, इस अपराधी ने, न्याय मंत्री आप उसे हाजिर करें। जिस अपराधी ने अपराध किया उसे सभा में बुलाइए, दरबार में हाजिर करें। न्याय मंत्री कुछ रुक कर हो गए। फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवे, उन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूं। न्याय मंत्री ने धनवे नामक अपने एक कर्मचारी जो अधिकारी था, राज्य का अधिकारी था, उसको बोला कि संकेत किया किसकी ओर? सम्राट अशोक की ओर संकेत करके बोला कि इसे गिरफ्तार कर लो। मैं आज्ञा देता हूं, मैं आपको आदेश करता हूं कि इसको गिरफ्तार कर लो। इसको मतलब स्वयं सम्राट अशोक को। संकेत सम्राट की ओर था, जो संकेत किया हुआ था वो सम्राट अशोक की ओर था, और सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश शिशुपाल ने धनवे को दिया था। दरबार में निस्तब्धता छा गई, सन्नाटा छा गया। स्वयं सम्राट को गिरफ्तार करने की कोई बात करे तो सन्नाटा ही छा जाएगा। लोग चुपचाप बैठे, कोई कुछ नहीं बोला, एकदम सन्नाटा। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। हो ही जाएगा, जो इस प्रदेश का का महान सम्राट था, अगर उसको कोई गिरफ्तार करने की बात करे तो क्रोधित तो होगा। वह गुस्से से लाल हो गया। वे सिंहासन में खड़े हो गए। सिंहासन पर उभो थे, खड़े होकर बोला, इतना साहस, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे सम्राट को गिरफ्तार करने का आदेश दो। शिशुपाल के सामने वो क्रोधित होकर बोले। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुनाई नहीं, लेकिन न्याय मंत्री पर सम्राट के गुस्से का कोई असर नहीं हुआ। वो जैसे थे वैसे ही रहे, किसी भी प्रकार का असर नहीं हुआ, प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, फिर से बोले। न्याय मंत्री फिर से बोले, धनवे, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार। फिर से कहा, धनवे, क्या देख रहे हो? मैंने तुम्हें आदेश किया है कि इस अपराधी को गिरफ्तार करो, मतलब कि इस सम्राट अशोक को गिरफ्तार करो।
दूसरे क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ी और सम्राट को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके हाथों में हथकड़ियां पहना दी गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? शिशुपाल ने एक अपराधी को जिस तरह पूछा जाता है, सम्राट अशोक को अपराधी बनाकर उससे सवाल किया कि आप पर या तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप है, उसका तुम्हारे पास क्या जवाब है? सम्राट वोट काटना है, वोट काटना है मतलब आश्चर्य से देखते रह जाना। वो भी एक मुहावरा है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन वोट काटना मतलब आश्चर्य में पड़ जाना, वो आश्चर्य में निस्तब्ध हो जाना, आश्चर्य में पड़ जाना, ऐसा कुछ अर्थ होता है। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? दूसरा सवाल किया सम्राट अशोक को, अपराधी को, कि तुम कुछ बोलते नहीं हो, इसका मतलब ये है कि तुमने ये गुनाह कबूल कर लिया। तुम गुनाह कबूल करते हो कि तुमने तुमने पहरेदार की हत्या की। हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर उद्दंड था। तो कहा कि हाँ, सम्राट अशोक ने कहा कि हाँ, मैंने जरूर मारा, अवश्य मारा है, लेकिन क्यों मारा है? क्योंकि वो उद्दंड था। उद्दंड का मतलब है अविवेकी। वो विवेक से बात नहीं करता था, वो बहुत अविवेकी था, इसलिए मुझे उसकी हत्या करनी पड़ी। सम्राट का उत्तर था, वह उद्दंड था या नहीं? तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय किया। न्याय मंत्री ने कहा शिशुपाल कि वो उद्दंड था या नहीं था, ये बात अलग है, लेकिन सम्राट अशोक, तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, तो उसका न्याय तो होगा और तुम्हें मृत्युदंड की सजा मिलेगी। और इस तरह शिशुपाल ने सम्राट अशोक को मृत्युदंड की सजा देकर अपना फैसला सुनाया। सभा में सन्नाटा छा गया। इस राजा को मृत्युदंड की सजा मिले तो अपने ही सेवक से, तो सन्नाटा छा जाएगा। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। सिर झुकाना मतलब लज्जित हुए। स्वयं सम्राट अशोक बहुत शर्मिंदा हो गए, लज्जित हो गए, क्योंकि उनको मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए। वो शिशुपाल की परीक्षा करना चाहता था सम्राट, तो सफल हो गए कि नहीं, मैं सम्राट होकर भी वो मुझे भी जो दंड दे सकता है, तो आम आदमी को तो अच्छा न्याय करेगा ही। तो शिशुपाल की इस न्याय व्यवस्था से वो खुश हो गया, अपनी परीक्षा में सफल हो गए। सम्राट का हृदय जैसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा, गदगद होना मतलब भाव विभोर होना। तो सम्राट अशोक भाव विभोर हो गया कि वाह, मैंने क्या न्याय मंत्री पाया है। इसकी न्याय व्यवस्था से तो लोग बहुत खुश होंगे, उसके पास न्याय करने की जो तरकीब है वो बहुत अच्छी है, तो इसे पाकर मैं बहुत खुश हूं। सम्राट अशोक सोच में पड़ गए। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गए। जब सम्राट अशोक सोच ही रहा था कि उसी क्षण शिशुपाल ने एक कर्मचारी को संकेत देकर बुलाया और वो सोने की मूर्ति जो सम्राट अशोक की बनाई हुई थी वो मूर्ति लेकर आ गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, न्याय मंत्री
सबके सामने खड़े होकर बोले, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूं और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई भी स्वयं सम्राट है। शिशुपाल ने कहा, सभी जनता जनार्दन जो राज्य के लोग सभा में उपस्थित थे उसके सामने उपस्थित होकर खड़े होकर शिशुपाल ने कहा, हे सज्जनों, मैं एक न्याय मंत्री हूं और आपको सबको पता है कि अपराधी कोई और नहीं, स्वयं सम्राट अशोक अपने स्वामी है, अपने राजा है, और अपराधी को दंड देना मेरा कर्तव्य है और उसे दंड मिलना ही चाहिए। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है। यह सही है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए। यह भी सही है कि कोई भी अपराधी हो, राजा हो या हो, लेकिन उसे दंड समान रूप से मिलना चाहिए, न्याय समान होना चाहिए। लेकिन यह भी सच है कि शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना है, इसलिए उसे ईश्वरीय दंड दे सकता है। तो राजा को मैं दंड नहीं दे सकता क्योंकि मैं एक साधारण मनुष्य हूं। तो राजा को स्वयं भगवान ही दंड दे सकता है, मैं दंड नहीं दे सकता। अतः मैं आज्ञा देता हूं कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और इसके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। तो दोनों तरफ से शिशुपाल ने न्याय किया कि राजा को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है और राजा ने जो दंड किया, अपराध किया है, उसकी सजा, उसका दंड, उसके सोने की मूर्ति को फांसी लगाकर उसे दंड दिया जाता है, जिससे लोगों में पता चले कि न्याय क्या होता है, लोगों को भी इससे कुछ शिक्षा मिले। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर, जय जयकार करना, लोगों ने न्याय मंत्री का जय जयकार का उसकी वाहवाही। तो न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोगों ने शिशुपाल की जय हो, शिशुपाल की जय हो, ऐसे नारे लगाने लगे, शिशुपाल का जय जयकार होने लगा। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझे यह बोझ नहीं उठा जाए। सब लोग चले गए राज्य के। तब शिशुपाल ने, जो राजा ने जो राजमुद्रा दी थी, वो शिशुपाल ने राजा को वापस लौटाते हुए राजा को बोला, शिशुपाल बोले कि ये महाराज, आप ये राजमुद्रा वापस ले लीजिए और मुझे इस जो मेरी जिम्मेदारी है उससे मुझे मुक्त कीजिए, क्योंकि अब मैं इस बोझ को नहीं उठा सकता, मतलब कि अब मैं जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी है, आपका साहस प्रशंसनीय है, यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। जब शिशुपाल अपनी राजमुद्रा सम्राट को वापस लौटाते थे, तब सम्राट अशोक गदगद हो गए, पागल हो गए और गदगद कंठ से बोले कि जो न्याय व्यवस्था आपके अलावा और कोई नहीं संभाल सकेगा, ये बोझ आपको ही उठाना पड़ेगा। आपके अलावा आपने तो मेरी आंखें खोल दी, यानी कि आपने मुझे सच्चाई का ज्ञान करा दिया है, आप तो महान है, आपके जैसी न्याय व्यवस्था कोई नहीं संभाल पाएगा, आप ही इसके हकदार हैं, आप इस जिम्मेदारी को उठा पाएंगे, आप अपने न्याय मंत्री के पद पर बने रहेंगे। और शिशुपाल ने कोई भी उत्तर नहीं दिया, वो निरुत्तर होकर खड़े रह गए। तो इस तरह इस कहानी के माध्यम से हमें न्याय व्यवस्था कैसी होनी चाहिए इसका बोध मिलता है। शिशुपाल अपने न्याय करने की जो तरकीब है, अपनी कर्तव्य परायणता है, वो दिखाता है। इस तरह न्याय राजा हो या रंग हो, सबके लिए समान हो। आज के
इस स्थिति में जो न्याय की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को देखते हुए हमें शिशुपाल जैसी न्याय व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा कुछ विचार जरूर आता है। तो मित्रों, आप आज लेसन के रूप में, गृहकार्य के रूप में, होमवर्क के रूप में ये सब जो मैंने पॉइंट लिखे हैं वो पॉइंट ध्यान से वीडियो में लिखकर लिख लेंगे और उसके आधार पर अपने हाथ से अच्छी सी ये कहानी बनाएंगे और कहानी नोटबुक में लिखेंगे। साथ ही ये जो मैंने कुछ मुहावरे लिखे वो मुहावरे भी आप लिखेंगे और मौखिक तैयार करेंगे। अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो अगला प्रकरण के साथ अवश्य मिलेंगे। तब तक आप और मैं विदा लेता हूँ।